गाड़ियां। Okay, so today we'll see about hypertension. So hypertension actual में होता क्या है? Hypertension is a word to describe the high मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 120/80 mm of Hg। जब हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 mmg से बढ़ जाता है, नॉर्मली वी विल कंसीडर 120 to 140 जो होता है वो नॉर्मली हम कंसीडर करते हैं। बट इफ द ब्लड प्रेशर जो है वो 140 से ज़्यादा बढ़ जाता है, देन द कंडीशन इज नॉन एज हाई ब्लड प्रेशर। सो आज हम पढ़ेंगे कि ब्लड प्रेशर होता क्या है एक्चुअल में, उसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमें बॉडी में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या क्या चीज़ होती है। सो ब्लड प्रेशर क्या है? हाई ब्लड प्रेशर इज अ कॉमन कंडीशन इन विच द लॉन्ग टर्म फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट योर आर्टरी वॉल इज हाई इनफ that it may eventually cause heart problems such as heart disease. So mainly हमारा हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो भी मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि जब भी जिस भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव स्टेट में चली जाती है, जहाँ पे क्या होता है हमारा जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा हाई उस पर फ्लो करने शुरू कर देता है अगेंस्ट योर आर्टरी वॉल। उसका जो हमारा प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हमें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं, स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं और समटाइम डेथ में भी हैपन। तो इसमें क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर जो है 140/90 से अबव होता है, तब हम उसको कंसीडर करते हैं कि पेशेंट को हाइपरटेंशन हो गया है। और अगर हमारा ब्लड प्रेशर 180/120 से बहुत उस स्टेज तक पहुंच जाए तो इट इज कंसीडर्ड एज अ सीवियर ब्लड प्रेशर कि बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। तो ब्लड प्रेशर होता क्या है, ये एक ऐसी फोर्स होती है हमारे ब्लड की जो हमारे आर्टरी वॉल्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। मतलब हमारी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव स्टेट में चल जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और जब हमें हाइपरटेंशन होता है तो देयर में बी चांसेस ऑफ हैविंग सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस लाइक इन देयर आर इंक्रीज रिस्क ऑफ हैविंग हार्ट डिजीज, स्ट्रोक एंड समटाइम डेथ में हैपन। डेथ होने के भी चांसेस रहते हैं अगर हम इसको प्रॉपरली ट्रीट ना करें। देन नेक्स्ट कम्स टू ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक प्रेशर होता है, डायस्टोलिक प्रेशर होता है। सिस्टोलिक वन इज द जो अपर वाला होता है एंड डायस्टोलिक वाला जो हमारा नीचे वाला होता है। मतलब 120/80 इज नॉट नॉर्मल, तो 120 विल कंसीडर इट एज सिस्टोलिक प्रेशर एंड जो 80 वाला होगा उसको हम बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। देन नेक्स्ट कम्स टू कि हमारे इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। सो प्राइमरी हाइपरटेंशन जो होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन दो टाइप का होता है। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है उसमें क्या होता है, there is no identifiable cause of high blood pressure. This type of high blood pressure called primary hypertension tend to develop gradually over many years. ऐसा जो हमें प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है या प्राइमरी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, उसका कोई पर्टिकुलर ऐसा कोज नहीं है, उसका जो इडियोलॉजिकल फैक्टर है वो अननोन है। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। इसमें क्या होता है, ये एकदम से हमें हो जाता है और फिर बहुत ईयर्स तक हमें ये रहता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन, इसमें क्या होता है, कुछ भी अगर पेशेंट को पहले से ही कोई अंडरलाइन डिजीज कंडीशंस हैं उसकी वजह से हमें सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। जैसे कि कोई पेशेंट को वेरियस कंडीशंस हैं या कोई बहुत पहले से मेडिकेशंस ले रहा है फॉर अ प्रोलोंगर टाइम, तो देयर में भी चांसेस कि उसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। जैसे कि किसी भी पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो, स्लीप एपनिया अगर किसी पेशेंट को बहुत प्रोलोंगर चांसेस होते हैं कि पेशेंट को सेकेंडरी स्लीप एपनिया क्या है, ये एक सीरियस स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, रात के टाइम पे जब पेशेंट सोता है तो उसकी जो ब्रीथ है वो स्टॉप हो जाती है, फिर स्टार्ट होती है, फिर स्टॉप हो जाती है, फिर स्टार्ट होती है, तो उसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया।
उसके बाद आता है अगर किसी पेशेंट को पहले से ही कोई किडनी डिजीज है तब चांसेस होते हैं। अगर हमारे एड्रीनल ग्लैंड में ट्यूमर्स हैं तब चांस होता है कि अगर पेशेंट को जो एड्रीनल ग्लैंड है जहाँ से हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, अगर वहाँ पे कोई भी पेशेंट को ट्यूमर हो गया है तो देयर में बी चांसेस कि पेशेंट को सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन की जब भी बात आती है तो हमेशा यही याद रखना कि ये जो है ये अगर पेशेंट को पहले से ही अंडरलाइन कंडीशंस कुछ हैं उसकी वजह से होता है। तो एड्रीनल ट्यूमर है, एड्रीनल ट्यूमर इट मे बी कैंसरस और नॉन कैंसरस हो जाता है या हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स पे, तो अगर वो है उसकी वजह से। अगर पेशेंट को थायराइड की प्रॉब्लम है तब हो सकता है, या फिर सर्टेन डिफेक्ट्स हैं मतलब कॉन्जेनाइटल बर्थ डिफेक्ट्स हैं हमारी ब्लड वेसल्स में तब भी हो सकता है। अगर पेशेंट कोई भी मेडिकेशंस लेता है जैसे कि बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहा है, कोल्ड रेमेडीज ले रहा है, डीकंजेस्टेंट ले रहा है, ओवर द काउंटर पेन रिलीवर ले रहा है, या फिर कोई भी प्रोलोंगर टाइम से प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो है बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, तब चांसेस होते हैं कि पेशेंट को सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो जाए। देन आता है इलीगल ड्रग्स सच एज कोकेन एंड एम्फेटेमाइंस। अगर ऐसी मेडिकेशन कोकेन तुम्हें पता है और एम्फेटेमाइंस अगर कोई पेशेंट ले रहा है तब उसको चांसेस होते हैं कि हमें मतलब उस पेशेंट को सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो जाए। एम्फेटेमाइंस क्या है, एक फेनिथाइलामिन क्लास से ये बिलोंग करता है और इसका मेनली जो हमारी बॉडी में इसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि ब्यूप्रोपियन हो गया, एमडीएमए हो गया, मेथामेफेटाइन हो गया। तो ये सारे जो इसमें सब्सटेंसेस होते हैं, अगर कोई इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, इस ड्रग को बहुत ज़्यादा प्रोलोंगर टाइम से यू कैन से, और बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ या ओवर ड्रग यूज़ करता है तब उसको हो सकता है। ये हमारा मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर डिफेक्ट डालती है ये मेडिकेशन जो होती है। अगर प्रोलोंगर टाइम से ले रहे हैं और कोई पेशेंट इसका एडिक्टिव हो चुका है तो ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। तो अगर कोई पेशेंट हमारा ये ले रहा है तो उसको भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन होने के चांसेस रहते हैं। देन नेक्स्ट कम्स टू रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकती हैं? तो मेनली फर्स्ट इज द एज। अगर किसी भी पेशेंट की एज जो है 64 या 65 से ज़्यादा है, मेनली मेंस में जो है अगर 65 ईयर ओल्ड से ज़्यादा मेन है तो उसमें चांसेस होते हैं, और वुमेन्स की बात करें तो 65 प्लस में जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं हाइपर टेंशन के। देन रेस में अफ्रीकन हेरिटेज में ये बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो अफ्रीकन जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा होता है। इफ़ रिमेन अनट्रीटेड इट विल कोज सेवरल कॉम्प्लिकेशन। उनमें स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं, हार्ट अटैक होने के, किडनी फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी भी पेशेंट को पहले से ही फैमिली मेंबर को किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो देयर में भी चांसेस कि उसके नेक्स्ट फैमिलीज में भी वो मेंबर्स में वो हो सकती है। The next comes to बीइंग ओवरवेट और ओबीस। ओबेसिटी है तब भी चांसेस हो सकते हैं कि हमारी जो हाइपरटेंशन है पेशेंट को हो जाए। क्यों? अगर तुम्हारा वेट बहुत ज़्यादा है तो उसको क्या होगा, हमारे टिश्यूज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स की, और हमारा ब्लड जो है वो भी उसको भी क्या है, उसका जो अमाउंट होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा फ्लो करने का, जिसकी वजह से हमारे आर्टरी वॉल्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और कहीं ना कहीं हमारी जो चीज़ें होंगी वो अफेक्ट होना शुरू हो जाएंगी और उसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन होने के चांसेस रहते हैं। फिजिकली इनएक्टिव, अगर कोई पेशेंट फिजिकली इनएक्टिव है मतलब वो सिर्फ खाना खाने पे अपनी डाइट प्रॉपर रख रहा है बट कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक तो ओवरवेट होने के चांसेस रहते हैं और सबसे बड़ी बात की फैट डिपोजिशन होने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाएगा है, हार्ट पे बहुत ज्यादा पड़ने लग जाएगा, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। यूजिंग टबैको, अगर कोई बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है और स्मोकिंग मतलब प्रोलोंगर टाइम से बहुत ज्यादा एक्सेस में स्मोकिंग करता है तब भी चांस हो सकते हैं कि हमें हाइपरटेंशन हो जाए। और सेकंड हैंड स्मोकर को भी चांसेस होते हैं कि उनको भी हाइपरटेंशन हो जाए। हाइपरटेंशन होगा कैसे स्मोकिंग से? जब कोई पेशेंट स्मोकिंग करता है तो उसमें जो केमिकल्स होते हैं वो हमारी आर्टरी वॉल्स की लाइनिंग को बहुत ज़्यादा थिन कर देते हैं, या फिर यू कैन से कि वो उनको डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होने का चांस रहता है।
टू मच सॉल्ट इन योर डाइट, अगर हम अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा सोल्ट ले रहे हैं, जितना हमें नहीं लेना चाहिए उससे ज़्यादा अगर ले रहे हैं, तो क्या होगा, हमारी बॉडी में फ्लूइड जो है वो डिटेन होने लग जाएगा, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। टू लिटिल पोटाशियम इन योर डाइट, अगर हम क्या है बहुत ज़्यादा कम पोटाशियम अपनी डाइट में लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर हम प्रॉपर पोटाशियम लेते हैं तो इट इज़ गुड फॉर हार्ट हेल्थ। अगर हम पोटाशियम इक्वल अमाउंट में, एडिक्वेट अमाउंट में ले रहे हैं, तो उससे हमारी हार्ट की कंडीशन प्रॉपर बनी रहेगी। अगर हम थोड़ा सा भी अपनी पोटाशियम की डाइट को कम करते हैं या बहुत कम लेते हैं, तो उसकी वजह से अदर डिजीज कंडीशंस भी हो जाती हैं, एंड मेनली द पोटाशियम हेल्प्स टू बैलेंस द अमाउंट ऑफ सोडियम इन योर सेल्स। तो अगर हम पोटाशियम नहीं लेंगे तो देयर में भी चांसेस कि हमें ब्लड प्रेशर हो जाए। ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल, अल्कोहलिज्म जो करता है, जो बहुत ज्यादा अल्कोहलिक है, उसको भी चांसेस होते हैं कि उसको भी हाई ब्लड प्रेशर हो जाए। देन अगर स्ट्रेस, अगर कोई भी पेशेंट स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन काइंड ऑफ बोल सकते हो, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा है, तो उससे भी ब्लड प्रेशर होने के चांसेस रहते हैं। और अगर पेशेंट को पहले से ही कोई क्रॉनिक कंडीशंस है या अंडरलाइन कंडीशंस यू कैन से, जैसे कि अगर पेशेंट को किडनी डिजीज है पहले से ही, या फिर डायबिटीज है पेशेंट को, या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, तो अगर ऐसी क्रॉनिक कंडीशंस अगर पेशेंट को पहले से भी है, तो उन कंडीशंस को अगर हम अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाए, तो देयर में भी चांसेस कि पेशेंट को हाइपरटेंशन होने के चांसेस रहते हैं। द नेक्स्ट कम्स टू सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स हमारे पेशेंट के हो सकते हैं हाइपरटेंशन के। तो मेनली जो सिम्टम्स हमारे हाइपरटेंशन के आते हैं वो हैं, सबसे पहले तो पेशेंट को क्या होगा, हम most people with high blood pressure have no sign and symptom even if blood pressure readings reach dangerously high level. A few people with high blood pressure may have headaches, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, सम टाइम व्हाट हैपन, नोज ब्लीड भी होने शुरू हो जाता है उनको। तो बहुत ज़्यादा साइन एंड सिम्टम्स तो नहीं होते, बट कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं, जैसे कि सीवियर हेडेक हो सकती है, नोज ब्लीड हो सकता है, फटीग हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकती है पेशेंट को, विजन प्रॉब्लम भी हो सकती है, चेस्ट पेन होने के चांसेस रहते हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने के चांसेस रहते हैं, और पेशेंट की जो हार्ट बीट है उसको भी इरेगुलर होने के चांसेस रहते हैं, और सम टाइम हेमिचूरिया होने के भी चांसेस रहते हैं। सो दीज आर ऑल द साइन एंड सिम्टम्स जो पेशेंट को हो सकते हैं विद हाइपर टेंशन। नेक्स्ट कम्स टू हमारा क्या क्या हमारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सबसे पहले हमारा कॉम्प्लिकेशन है, अगर किसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो उसको हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं। किस वजह से, कि हमारी आर्टरीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएंगी, क्योंकि ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आर्टरीज पे प्रेशर पड़ेगा, तो वहाँ पे प्लेक फॉर्मेशन होने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से हार्ट स्ट्रोक अटैक या फिर स्ट्रोक होने के चांसेस पेशेंट में रहते हैं। देन नेक्स्ट कम्स टू एन्यूरिज्म। तो पेशेंट में एन्यूरिज्म होने के चांसेस रहते हैं। एन्यूरिज्म, इंक्रीज ब्लड प्रेशर कैन कॉज योर ब्लड वेसल्स टू वीकन एंड बल्ज, फॉर्मिंग एन एन्यूरिज्म। इफ एन एन्यूरिज्म कैन रप्चर, इट मे लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज कंडीशंस, या हाँ, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज कंडीशन। सो अगर किसी पेशेंट को एन्यूरिज्म है, तब भी चांसेस होते हैं कि अगर किसी पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है, तो एन्यूरिज्म होने के चांसेस रहते हैं। एन्यूरिज्म में क्या होता है, हमारी जो आर्टरी वॉल है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ से जो ब्लड है वो टेयर अप होने लग जाता है, और अगर वो ब्लड वेसल जो है वो रप्चर हो जाए, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज कंडीशंस भी पेशेंट को हो सकती हैं। देन नेक्स्ट कम्स टू हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर तुम्हें पता है, जब हमारे आर्टरीज जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगी, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे हार्ट की पंप करने की एबिलिटी है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ इफेक्ट आएगा, और उसकी वजह से हार्ट फेलियर भी हो सकता है।
वीकेंड एंड नैरोड ब्लड वेसल्स इन द किडनी। अगर हमारी जो हाइपरटेंशन हुआ है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है, बॉडी हाइपर एक्टिव स्टेट में चली गई है, तो देयर मे बी चांसेस कि हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो क्या है, वीक हो जाए, नैरोड हो जाए, वहाँ पे बल्ज बन जाए, डिस्टेंशन हो जाए, जिसकी वजह से हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन ना करें। ठीक। थिकन्ड, नैरोड और टॉर्न ब्लड वेसल्स इन द आईज। और क्या चांसेस होते हैं कि हमारी आईज की जो वेसल्स होती हैं वो थिक हो जाएं या फिर उनके नैरो होने का भी चांस रहता है, जिसकी वजह से पेशेंट को विजन लॉस भी हो सकता है। नेक्स्ट कम्स टू, अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो पेशेंट में मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के भी चांसेस रहते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है? ये एक सिंड्रोम है जिसमें क्या होता है, जो हमारे नॉर्मल मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक वो होती हैं, चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं। मतलब जैसे उनकी रेगुलर हैबिट होती है तो उसमें क्या 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 है, कुछ कुछ चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि हमारे ट्राइग्लिसराइड्स है, मेटाबॉलिज्म में तुम्हें पता है फैट, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट्स, उनकी लाइसिस होती है, ब्रेकडाउन होता है, तो उन चीज़ों में कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या होता है, इसकी वजह से क्या होगा, फिर हमें फर्दर डिजीज कंडीशंस होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है। सो इसमें अगर हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म, हाइपरटेंशन हो गया है तो ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं है, हार्ट की कंडीशन ठीक नहीं है, तो जिसकी वजह से जो हमारे मेटाबॉलिक कैरेक्टर्स है हमारी बॉडी में, वहां पे भी कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएंगे। देन नेक्स्ट कम्स टू ट्रबल विद मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग। सम टाइम अगर किसी पेशेंट को हाई बीपी है तो उनको मेमोरी लॉस भी हो सकता है। इट में भी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस और लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस, और उनको अंडरस्टैंड करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। देन आता है डिमेंशिया। डिमेंशिया इज अ मेंटल डिसऑर्डर। डिमेंशिया में क्या होता है, पेशेंट को डिमेंशिया एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें हम पर्सन की मेमोरी, थिंकिंग, बिहेवियर और उसकी डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म करने की जो एबिलिटी होती है उसमें कुछ डिटोरिएशन आ जाती है। तो अगर पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है, अगर पेशेंट की आर्टरीज जो है नैरोड हो गई हैं, ब्लॉक्ड हो गई हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो हमारे ब्रेन में प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा है, तो उस वजह से हमें डिमेंशिया होने के भी चांसेस रहते हैं। देन नेक्स्ट कम्स टू डायग्नोसिस। हम कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को हाइपरटेंशन हो गया है? सो सबको पता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 120/80 mm ऑफ Hg, तो वी हैव टू मेजर द ब्लड प्रेशर। उससे भी हमें पता लग जाता है। ब्लड प्रेशर स्फेग्नोमेनोमीटर आता है, उससे वी कैन चेक द ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि कोई एलिवेशन आई हैं ब्लड प्रेशर में या नॉर्मल है, या एलिवेशन आई हैं तो कितनी एलिवेशन आई हैं। स्टेज 1, अगर किसी पेशेंट को स्टेज 1 का हाइपरटेंशन है तो वहां पे जो हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर होगा वो 130 to 139 mm ऑफ Hg होगा, जो सिस्टोलिक प्रेशर होगा। और जो डायस्टोलिक प्रेशर होगा इट मे बी 80 to 89 mm ऑफ Hg। अगर इतना उसका ब्लड प्रेशर आ रहा है द पेशेंट में कंसीडर इट एज स्टेज 1 हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 140 mm ऑफ Hg होगा, और जो डायस्टोलिक प्रेशर होगा वो उसका 90 mm ऑफ Hg होगा, या उससे ज्यादा भी हो सकता है। देन आता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। मतलब हाइपरटेंसिव क्राइसिस मतलब जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो 180। मैम हेलो, हाँ जी, मैम ये स्टेज 1 और स्टेज 2 में फिर से रिपीट कर दोगे एक बार प्लीज? ओके ओके ओके। सो टेंशन में मतलब हम पेशेंट को कब कंसीडर करेंगे कि उसको स्टेज 1 हाइपरटेंशन है, जब उसका नॉर्मल बीपी 120/80। ठीक है, तो जब हम पेशेंट का वन जो सिस्टोलिक होता है वो 130 या 139 के बीच में प्रेशर आएगा, और जो डायस्टोलिक है वो 80 to 89 के बीच में आएगा, तब पेशेंट को हम बोलेंगे कि इसको स्टेज 1 हाइपरटेंशन हो सकता है। स्टेज 2 में ऐसा है जब सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो 140 mm ऑफ Hg होगा, और नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर है वो 90 mm ऑफ Hg होगा, तब हम पेशेंट को कंसीडर करेंगे कि इसको स्टेज 2 हाइपरटेंशन हो गया है। अंडरस्टूड? यस मैम, अंडरस्टूड? यस मैम। ओके ओके। देन नेक्स्ट कम्स टू हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस में क्या है, जब हमारा ब्लड प्रेशर जो है 180/120 mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो गया है, या
180 बाई 120 mm ऑफ Hg तक पहुंच गया है, तब हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको हम बोल सकते हैं कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो गया है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सीवियर वाली प्रॉब्लम है कि हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस मतलब जब हमारा ब्लड प्रेशर 180 बाई 120 mm ऑफ Hg तक पहुंच जाए तो उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इसमें बहुत ज़्यादा कंडीशंस हो सकती हैं, पेशेंट को चेस्ट पेन हो सकती है, सिम्टम्स हो सकते हैं, चेस्ट पेन हो सकती है, ब्लड विजन हो सकता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, और मे बी समटाइम हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक होने के भी पेशेंट को चांसेस रहते हैं। तो इस कंडीशन में हम पेशेंट को बोल सकते हैं कि दिस इज हाइपरटेंसिव क्राइसिस। देन नेक्स्ट आता है टेस्ट में हम क्या क्या करेंगे। पहले हम एम्बुलेटरी मॉनिटरिंग करेंगे। इसमें क्या होता है 24 आवर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करते हैं हम, ताकि हम ये कंसीडर कर सकें कि वहाँ पे पेशेंट को हाइपरटेंशन है या नहीं, बिकॉज समटाइम क्या होता है कि पेशेंट को अल्टरेशन होती रहती है बीपीएस में। तो इसमें हम 24 आवर कॉन्टिन्यूसली ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि पेशेंट को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या नहीं। लैब टेस्ट में पेशेंट को हम यूरिन टेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज इसमें हमारी किडनीज भी इन्वॉल्व होती हैं, तो वी कैन डू यूरिन टेस्ट एज वेल एज ब्लड टेस्ट इंक्लूडिंग अ कोलेस्ट्रॉल टेस्ट। हम ये सब टेस्ट पेशेंट के कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट को बीपी की प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। द नेक्स्ट कम्स टू इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसमें हम हार्ट्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक कर सकते हैं। इकोकार्डियोग्राम साउंड वेव्स के थ्रू हम इसमें हार्ट की मूवमेंट जो हो रही है उसको चेक करने के लिए हम ये करते हैं। देन नेक्स्ट कम्स टू ट्रीटमेंट। हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं। पेशेंट को हम ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए देयर आर सो मेनी मेडिकेशंस, बट पहले हम पेशेंट को क्या बोलेंगे कि उसको हार्ट हेल्दी डाइट लेनी है। इफ द पेशेंट इज हैविंग हाइपरटेंशन तो लो सोडियम डाइट पेशेंट को लेना है। अगर वो अपनी डाइट में सोडियम को बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में लेता है तो देयर में भी चांसेस कि जो सोडियम है वो बॉडी में रिटेन होने शुरू हो जाए, जिसकी वजह से हमारी किडनीज में भी डिफेक्ट आ सकता है। अगर पेशेंट फिजिकल इनएक्टिव है तो वी कैन टेल द पेशेंट कि उसको फिजिकल एक्टिविटी करनी है। अगर वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है तो we have to encourage the patient to do a medium physical activity। medium मतलब थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी उसको करनी है, that is must for the patient। उसको हमें बोलना है कि अगर पेशेंट ओबीज है तो वो थोड़ा सा अपना वेट कम करे और मेंटेन अ हेल्दी वेट, मतलब उसको हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए हमने बोलना है। नेक्स्ट कम्स टू अगर कोई पेशेंट स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म करता है, अल्कोहल लेता है, तो वी हैव टू टेल द पेशेंट टू क्विट और टू लिमिट द इनटेक ऑफ अल्कोहल और सिगरेट्स। देन मेडिकेशंस में व्हाट वी विल डू, वी विल गिव पेशेंट डायरेटिक्स। तुम्हें पता है समटाइम नॉन एज वाटर पिल्स। और हम डायरेटिक्स पेशेंट को क्यों देते हैं, पहले तो हम पेशेंट को डायलिसिस के लिए भी देते हैं कि उसका जो वाटर एक्सक्रीशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, और डायरेटिक्स हम उसको भी देते हैं जिनको कुछ हार्ट प्रॉब्लम्स हो गई हों, उनको भी डायरेटिक्स हम देते हैं। मेनली हम अगर सॉल्ट का अमाउंट बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में हो गया हो, जैसे रिटेन होने शुरू हो जाता है, तो डायलिसिस के लिए हम देते हैं ताकि वो एक्सपेल्ड आउट हो जाए हमारी बॉडी से। मेनली डायरेटिक्स हम ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए ही देते हैं, बट समटाइम्स इसमें किडनी भी इन्वॉल्व होती है, तो इसलिए हम इसको उसके लिए भी दे सकते हैं। देन नेक्स्ट कम्स टू एंजियोटेंसिन 2 receptor blockers, 2 receptor blocker। सो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स क्या होते हैं। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ये हमारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने के काम आते हैं ये, और मेनली ये हम तब देते हैं, ये हमारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हम अपने हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट फेलियर को हम ट्रीट कर सकते हैं। मेनली हम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स जो होते हैं किडनी डिजीजेस के लिए भी देते हैं। अगर किसी पेशेंट की किडनीज भी उसमें इन्वॉल्व हैं तब भी हम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स पेशेंट को दे सकते हैं। देन नेक्स्ट कम्स टू कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हम पेशेंट को देते हैं ताकि
ये काइंड ऑफ ना कैल्शियम एंटागोनिस्ट ग्रुप होता है मेडिकेशन का, जो हमारे अगर कैल्शियम की डिपोजिशन हमारी बॉडी में हो रही है तो हम उसको रिमूव करने के लिए हम उसको देखते हैं। मेनली हम कैल्शियम चैनल ब्लॉक का एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एज ए यूज करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है और कैल्शियम अगर डिपोजिशन हो रही है तो उसमें भी इफेक्ट आ जाता है, इम्प्रूवमेंट यू कैन से उसमें भी आ जाती है। Then next comes to अल्फा ब्लॉकर्स। हम पेशेंट को अल्फा ब्लॉकर्स भी देते हैं। अल्फा ब्लॉकर्स हम पेशेंट को क्यों देते हैं? ये मेडिकेशन जो होती है हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए देते हैं। तुमने मोस्टली सुना होगा डॉक्साजोसिन पेशेंट को या प्राजोसिन हम पेशेंट को देते हैं। ये डॉक्साजोसिन जो है दिस इज अ मेन मेडिकेशन जो हम पेशेंट को देते हैं, जिसकी वजह से हम अपने ब्लड प्रेशर को ट्रीट कर सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट कर सकते हैं। देन आता है अल्फा बीटा ब्लॉकर्स। अल्फा बीटा ब्लॉकर्स हम पेशेंट को देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है वही है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं या ब्लड मसल्स होती हैं उनको ब्लड वेसल्स में ओपन अप करने के लिए, ताकि हमारा जो हार्ट है उसका जो ब्लड फ्लो है अगर वो कहीं पे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है या फिर या फिर ब्लॉकेज वहां पे आ गई है तो उसको यू कैन से कि उसको अच्छे से इजीली वो ब्लड जो है वो फ्लो हो जाए, तब हम अल्फा ब्लॉकर्स या अल्फा बीटा ब्लॉकर्स पेशेंट को देते हैं। आई कैन रिपीट इट, अल्फा बीटा ब्लॉकर्स हम पेशेंट को क्यों देते हैं? ताकि अगर हमारा हार्ट जो है वो किसी वजह से प्रॉपर फ्लो नहीं कर पा रहा है और वहां पे क्या है ब्लॉकेज हो गई है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, उस वजह से प्रॉपर फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो उस फ्लो को हम क्या करने के लिए, ठीक करने के लिए हम अल्फा बीटा ब्लॉकर्स पेशेंट को देते हैं, जिसमें हमारे नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएड्रेनालिन भी आते हैं। Then next comes to beta blockers. बीटा ब्लॉकर्स हम पेशेंट को क्यों देते हैं? बीटा अगर हमारे हार्ट में बहुत ज्यादा, तुम्हें पता है कि हाई ब्लड फ्लो ज्यादा होगा तो हमारे हार्ट में क्या होगा, प्रेशर भी बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से हमारी ब्लड वेसल्स भी अफेक्ट होंगी। तो उन चीजों को ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारा हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, उसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो गई है, तो हम क्या करते हैं, उन चीजों को ट्रीट करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। बीटा ब्लॉकर्स हम मेनली उनको भी देते हैं जिनकी वेन्स और आर्टरीज जो है किसी कारण ब्लॉक हो गई हैं, ऑब्स्ट्रक्ट हो गई हैं, तो हम ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए भी बीटा ब्लॉकर्स पेशेंट को देते हैं। देन नेक्स्ट कम्स टू एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। ओके, सो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट जो है ये हमारी एक डायरेटिक्स की तरह ही होती हैं, जो मेनली क्या करती हैं, हमारा जो सॉल्ट का बिल्डअप हो गया होता है, सॉल्ट और फ्लूइड का बिल्डअप हो गया होता है, हमारी बॉडी में रिटेन होने शुरू हो गए होते हैं, उनको एक्सपेल्ड आउट करने के लिए बॉडी से हम देते हैं पेशेंट को एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। इट वर्क एज अ ये डायरेटिक्स की तरह वर्क करता है, वाटर पिल्स की तरह वर्क करता है, जो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा सॉल्ट और फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है, तो उसको एक्सपेल्ड आउट करने के लिए हम एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट पेशेंट को देते हैं। देन नेक्स्ट आता है रेनिन इनहिबिटर्स। रेनिन इनहिबिटर्स जो हैं वो क्या करते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन, तुम्हें पता होगा एक सिस्टम होता है जो हमारा एक्टिवेट होता है हमारी बॉडी में, तो जो हमारा रेनिन होता है जो हमारे हाइड्रोलाइजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको इनहिबिट करने के लिए हम ये ड्रग देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे ब्लड प्रेशर में कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट आ जाती है। अगर वो एक्टिवेट हो जाए और वो हाइड्रोलाइज करना शुरू कर दे तो वो क्या करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो रेनिन इनहिबिटर्स हम पेशेंट को तब देते हैं जब हमें उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करना होता है कि वो प्रॉपर हाइड्रोलाइज ना कर पाए। vasodilators, then we'll give the vasodilators to the patient. vasodilators हम पेशेंट को क्यों देते हैं, vasodilators नाम से ही पता चल रहा है, vasodilators एक ऐसी मेडिकेशन होती है जो हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट या फिर ओपन करने के लिए हम पेशेंट को देते हैं। मेनली क्या होता है, अगर हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स में अगर ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा हो तो उन चीजों को ठीक करने के लिए हम ये मेडिकेशन पेशेंट को देते हैं। Then next comes to
सेंट्रल एक्टिंग एजेंट्स, सेंट्रल एक्टिंग एजेंट्स कौन से होते हैं हमारे, जैसे कि बहुत सारी मिथाइल डोपा हो गया, क्लोनिडीन हो गई, ये सारी मेडिकेशन जो होती हैं वो सेंट्रल एक्टिंग एजेंट्स होते हैं। और ये सेंट्रल एगोनिस्ट भी हम इनको बोल सकते हैं। ये हम पेशेंट को क्या क्यों देते हैं, ये पेशेंट को हम इसलिए देते हैं, पहले तो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए देते हैं, और अगर पेशेंट को कोई भी अल्कोहल एडिक्शन है या स्पास्टिसिटी है पेशेंट को, या फिर अगर पेशेंट के कुछ भी ब्लड वेसल्स के नैरो होने से उसके ब्रेन में कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम ये मेडिकेशन पेशेंट को देते हैं। सो ये ट्रीटमेंट हम पेशेंट के लिए कर सकते हैं। और लाइफस्टाइल के लिए तुम्हें पता है हमें क्या करना है, पेशेंट को सबसे पहले अगर वो अल्कोहल लेता है, स्मोक करता है, तो हमें उसको क्या बोलना है कि अपनी जो ये हैबिट है इसको या तो क्विट करे या फिर इसको लिमिट इनटेक जो है उसका वो उसको करना है। देन अगर वो अपनी लाइफ फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो उसको फिजिकल एक्टिविटी के लिए बोलना है। अगर वो ओबीज है तो उसको वेट लूज करने के लिए बोलना है, उसको हेल्दी डाइट लेने के लिए बोलना है, जिसकी वजह से उसका जो वेट है वो मेंटेन रहेगा, और वेट मेंटेन रहेगा तो उससे क्या होगा, डिजीज कंडीशंस होने के कम चांसेस रहते हैं। अगर वो सॉल्ट का इंटेक कर रहा है और उसको हाइपरटेंशन है, तो वी हैव टू एनकरेज द पेशेंट और वी हैव टू टेल द पेशेंट टू डिक्रीज द सॉल्ट इंटेक इन द फूड। देन उसके लिए नर्सिंग डायग्नोसिस हाइपरटेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिस्क फॉर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। क्यों डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, मतलब जो हमारे हार्ट की पंप करने की एबिलिटी है वो डिक्रीज हो सकती है। क्यों, क्योंकि पेशेंट के ब्लड प्रेशर हार्ट में जो है वो बहुत ज्यादा वर्कलोड हो गया है, प्रेशर हो गया है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शंस हो रही हैं, उस वजह से हो सकता है, या फिर वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की वजह से भी डिक्रीज कार्डियक आउटपुट का रिस्क रह सकता है। एक्यूट पेन हो सकती है पेशेंट को, क्योंकि इसका एक साइन है कि हेडेक पेशेंट को हो सकती है, किसकी वजह से, अगर हमारा जो सेरिब्रल वेस्कुलर प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाए तो देयर में भी चांसेस की पेशेंट को पेन हो सकती है। इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं, किस वजह से, अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सर्कुलेशन नहीं होगा तो ऑब्वियस है टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो देयर में भी चांसेस की पेशेंट को टिश्यू परफ्यूजन हो जाए। नॉलेज डेफिसिट हो सकता है, किस वजह से, सेल्फ केयर, किससे रिलेटेड, सेल्फ केयर से रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर जो उसको डिजीज हुआ है उसको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। एंजाइटी हो सकती है रिलेटेड टू जो भी डिजीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, या जो उसके प्रोसीजर्स हो रहे हैं, या फिर जो उसकी ट्रीटमेंट हो रही है उसके रिलेटेड उसको कुछ भी एंजाइटी हो सकती है। अंडरस्टूड जी?